resolution of a given vector into 3 rectangular components. तो स्टार्ट करते हैं। ये जो है कि हम 3 एक्सिस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। स्पेस में ये तीनों जो है एक दूसरे के नॉर्मल है। एक्स, वाई और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं। एक्स से वाई के बीच कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। वाई से इसके सबके बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन देखने से लगता है कि ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो है कि क्या करोगे, रूम के कॉर्नर पे देखोगे तो एक वाल है, दूसरी वाल है और ये ऊपर जाने वाला पोर्शन है। तीनों जो है कि एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब हमें यहाँ पर कोई वेक्टर दे दिया गया है, ये वेक्टर ए है और इसी वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है 3 कंपोनेंट में। एक एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, दूसरी वाई एक्सिस के अलोंग होगा और थर्ड जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो हम इसे रिजॉल्व करते हैं। देखते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग गिवन वेक्टर ए को हम रिजॉल्व करेंगे। दिए गए वेक्टर ए को हम रिजॉल्व कर दे रहे हैं 3 कंपोनेंट्स में। देखते हैं किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। थोड़ा सा फिगर हम कंप्लीट कर लें। ये जो है कि वेक्टर ए है, वेक्टर का एक कंपोनेंट हमने ले लिया एक्स एक्सिस के अलोंग। ये कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, इसे हम ए एक्स कह रहे हैं। ये ए एक्स है। ए एक्स मतलब कि कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। इसी का वाई एक्सिस के अलोंग हम कंपोनेंट लेकर के चल रहे हैं। ये क्या है? ए वाई है, ए वाई वेक्टर। ay vector represents component of given vector a along y axis. Another component we take az vector, and this az vector is component of given vector a along z axis. It means that we see that ax, ay and az all are mutually perpendicular to each other. सभी एक दूसरे से जो है कि परपेंडिकुलर है। तो ये जो कंपोनेंट्स होंगे ए एक्स, ए वाई और ए जेड, इस वेक्टर ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएगा। ये इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएगा। तो हमें ये निकालना है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए एक्स, ए वाई और ए जेड के टर्म में क्या होगा। हमें ए एक्स, ए वाई और ए जेड के टर्म में ए का मैग्नीट्यूड निकालना है और ये भी निकालना है ए एक्स ए से कितने एंगल पर है, किस डायरेक्शन में है, ए वाई ए से कितने एंगल पर है। मतलब ये सभी जो है कि एंगल भी फाइंड करना है, ए जेड और ए के बीच का क्या एंगल है। तो ये बात आप ध्यान दोगे। हम लिख सकते हैं कुछ पहले जो है कि हम इसका नाम दे दें, इस फिगर का नाम दे दें हम। तो हम इसका नाम दे दे रहे हैं पी क्यू और ये आर। इसके बाद से ये नाम दे दे रहे हैं एम एन और एम एन एस टी। ये हमने कुछ भी नाम दे दिया। ये जो है कि और इसका नाम जो है कि हम लिख दे रहे हैं, कुछ भी का भी नाम हमें लेके चलना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं, छोड़ दे रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो कोई नाम लिख। ये हमने जो है कि ये पोर्शन ले लिया। अब आप ध्यान दोगे कि on applying ट्राइंगल लॉ, यहां से जो है कि एक और ये आप देख रहे हो कि ये अगर हम लाइन पूरा करते हैं और इसके बाद से ये जो है कि हम पोर्शन लेकर के चलें तो ये जो है कि पैरेललोग्राम बन रहा है। ये पैरेललोग्राम बन रहा है। यहाँ पर जो है कि नाम कुछ भी हमने दिया था, ये जो है कि इसी को नाम हम पी दे रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि एक
पैरेललोग्राम बन रहा है, इसका ये डायगोनल लेकर के चल ले रहे हैं ON, ये डायगोनल है। तो ऑन अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल ONQ, या जो है इसको नाम लिख दे, थोड़े से नाम से आप परेशान नहीं होगे, कोई भी नाम आप दे दोगे, OPQ, इन ट्राइंगल OPQ ट्राइंगल में हम ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हो कि OQ वेक्टर इज इक्वल टू OP प्लस PQ। तो आप लिख सकते हो OQ वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। ये बात तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके इतना लिख सकते हैं। इस फिगर में OQ वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। अब आप इसे जो है कि इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो। नाउ ऑन अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ इन पैरेललोग्राम OMPN, ये आप देख रहे हो नीचे जो बेस है, इस क्यूब का जो नीचे बेस है, यहाँ पर जो है कि ये पैरेललोग्राम के शेप का है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि अगर दो वेक्टर, एक यह वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर पैरेललोग्राम के साइड को बतला रहा हो, और ये डायगोनल जो कि इसके इंटरसेक्शन से जाता है, तो ये डायगोनल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो इस पैरेललोग्राम को जब अप्लाई करते हो OMPN में, तो आप लिख सकते हो कि OP वेक्टर इज इक्वल टू ON वेक्टर प्लस OM वेक्टर प्लस O, नाम हमने क्या लिखा, N, ON वेक्टर। ये जो है कि बात आप लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, इसी OP की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में यूज कर दोगे। तो आप लिखोगे कि ऑन यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड को अगर फर्स्ट में आप यूज करते हो, तो दिस इंप्लाई दैट वी हैव OQ वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, and at the place of OP vector we may write OM vector प्लस ON वेक्टर, फिर प्लस प्लस क्या लिखे, PQ वेक्टर आप लिख सकते हो। अब आप ध्यान दोगे वैल्यू जो है कि आप सबका रखोगे, दिखाई दे रहा है ना, हाँ एक लाइन और नीचे लिख सकते हैं। OQ वेक्टर की जगह पे हम वेक्टर A लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट वेक्टर A इज इक्वल टू OM वेक्टर। एट द प्लेस ऑफ OM वेक्टर हम लिख सकते हैं AZ हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AZ वेक्टर, फिर प्लस ON वेक्टर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, AX वेक्टर, फिर प्लस ON वेक्टर, ON हो गया है और ये OM हो गया। अब बचा है PQ। अब आप ध्यान दोगे इस PQ की जगह पे, इस PQ वेक्टर की जगह पे आप OS वेक्टर भी आप लेके चलोगे। जैसे रूम आप क्यूब या क्यूबाइड शेप का आपने लिया है, तो इस कॉर्नर की हाइट और इस कॉर्नर की हाइट क्या होगी, बराबर होगी। तो इस हाइट के इक्वल हाइट है। तो आप PQ वेक्टर की जगह पे OS वेक्टर ले सकते हो, MR वेक्टर ले सकते हो। तो PQ की जगह पे आप लिख सकते हो कि यहां से लिखा जा सकता है कि OS वेक्टर की वैल्यू कितनी है, AY वेक्टर। समझने के लिए लिख लोगे कि सिंस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OS वेक्टर एंड OS वेक्टर इज इक्वल टू AY वेक्टर। इसी को हम और जो है कि आगे एक लाइन और लिख दे रहे हैं। एक चीज आप ध्यान दोगे, आपने देखा है कि वेक्टर एडिशन जो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। किसी को भी हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं।
ये क्रम चेंज करने से इसके रिजल्ट पे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। तो इसी रिजल्ट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ध्यान दोगे। यहां से आप लिख सकते हो दिस इंप्लाई दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। थोड़ी सी बात अब हम समझा दें। यहां पर दिया गया वेक्टर ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर और ए जेड वेक्टर के सम के इक्वल है। और ये जो तीनों वेक्टर है ए एक्स, ए वाई, ए जेड, हमने देखा कि फिगर में हमने देखा था ए एक्स, ए वाई और ए जेड जो है, ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, ए जेड वेक्टर, ये तीनों एक दूसरे के नॉर्मल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ब्लूटूथ दिखा रहा है तीनों कनेक्टेड। का जो सम है, तीनों का जो सम है, तीनों का सम किसके इक्वल है? वेक्टर ए के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये तीनों वेक्टर ए का कंपोनेंट है और तीनों एक दूसरे से चूंकि राइट एंगल पर है, 90 डिग्री पर है, दैट इज ये कैसे कंपोनेंट है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो एक्स, ए वाई, ए जेड वेक्टर ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अब हमें क्या करना है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अब फाइंड करेंगे। तो ध्यान दोगे, इसी इक्वेशन को दिस इंप्लाई दैट लिख सकते हो कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप फिर प्लस ए जेड के कैप, ये हम लिख सकते हैं। अब हम काम करेंगे, किस काम के, क्या बात हमें करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ध्यान देना है, जब हम यूनिट वेक्टर बतलाए थे तो हमने डायरेक्ट आपको लिखवाया था कि इफ गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप, देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये बात जो है कि आपने देखा था, लेकिन अब हमें आज डायरेक्ट नहीं लिखना है, बट फिगर से हमें प्रूफ करके लिखना है। तो अब जो है कि आप फिगर से देखोगे, एक बार बस लास्ट ये फिगर की तरफ हम देखते हैं। यहां से आप देख रहे हो कि इस फिगर में ओ क्यू वेक्टर जो है, ओ क्यू वेक्टर ओपी प्लस पी क्यू के इक्वल है। लिखा जा सकता है कि ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू वेक्टर। तो अब इसका मैग्नीट्यूड यहां से, एक चीज और आप काम करो, थोड़ा सोचो तो कैसे मैग्नीट्यूड आप निकालोगे। कोई लोग बतलाओगे जो काम हमने पीछे किया था प्लेन के लिए, उसी तरीके से हम इसके लिए भी करेंगे। तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकाला जाए, और मैग्नीट्यूड किस टर्म में निकालना है? ए एक्स, ए वाई और ए जेड के टर्म में निकालना है। चलो अब फिगर देख लो, और इस फिगर का ही हम यूज कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालें। तो आप इसके लिए क्या करोगे कि वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर ए, यहां से आप देख रहे हो कि यह ओ पी क्यू, ओ पी क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो है कि ओ पी क्यू, अब फिर हमें जो है कि समझाने में असुविधा होगी। आप देख रहे हो, कहोगे कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, यह एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तब ना आप राइट एंगल ट्राइंगल कहोगे। 90 डिग्री है, कैसे आप इसको समझोगे? रूम में जो है कि आप खड़े हो, कॉर्नर से कोई वेक्टर ए गया है दूसरे कॉर्नर तक, तो इस बेस, इस कोने से अगर उस कोने को मिलाते हो बेस, और फिर वो जो है कि परपेंडिकुलर और ये लाइन, तो वहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओ पी क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमें फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर फिर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर।
सर हाइपोटेनस का सर स्क्वायर। वीडियो कॉल फिर से बताइए। हेलो, ये एक बार और आप ध्यान दोगे, ये फिगर ही मेन समझना, एक बार तब जो है कि और फिगर की तरफ हम चलते हैं। आप ध्यान दोगे, हम जो है कि ट्राइंगल लेकर के चल रहे हैं, ये ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओपी क्यू ट्राइंगल में ये जो ओपी क्यू ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल होगा। रूम के एक कोने से दूसरे कोने, फर्श पर आप मिलाए हो, फिर वो हाइट है, और ये जो है कि नीचे वाले बेस से ऊपर वाले बेस को मिलाने वाला डायगोनल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का काम ये कर रहा है, बेस का काम ये कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। और ध्यान दोगे आप आगे, ओपी, ओपी की वैल्यू कितना है, ओ एम प्लस ओ एन है, ओ एम प्लस ओ एन है। या यहां से जो है कि फिर आप लिख सकते हो कि ओ क्यू का स्क्वायर अगर आपको करना है तो लिख सकते हो कि ये हो जाएगा सीधे दिस स्क्वायर ओ एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, फिर प्लस ओ एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर, फिर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। अब ये कैसे जो है कि आपने ये काम किया, यहां पर जो है कि अगर ओपी, ओपी इज इक्वल टू आप क्या लिख रहे हो, ओपी की वैल्यू ओ एम प्लस ओ एन लिख रहे हो वेक्टर में। तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या आप लिखोगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ओ एम स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, या दिस इंप्लाई दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, आगे पीछे आप करके लिख लोगे, प्लस ए वाई स्क्वायर, फिर प्लस ए जेड स्क्वायर, या दिस इंप्लाई दैट, दिस इंप्लाई दैट, दिस इंप्लाई दैट आप लिख सकते हो कि आप इसका रूट, उसको रूट में आप लिख सकते हो, कितना हो जाएगा कि a इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब थोड़ा सा बस हम समझाएं, रिजल्ट को आप समझो केवल, ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना। अगर किसी दिए गए सिंगल वेक्टर ए को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आप रिजॉल्व करते हो, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड आ रहा था रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। लेकिन किसी दिए गए वेक्टर को तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आप रिजॉल्व करते हो, तो तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करने पर उसका क्या रिजल्ट आएगा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, यदि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हो, तो ए इज इक्वल टू दिए गए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये जो यहां पर जो है कि आप ध्यान दोगे, डायरेक्शन को साइन के लिए काम करें, ये सब इरेज कर देना। यस सर, यस सर। नो सर, परेशान नहीं होना है कि फिगर से हमें ये बातें नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने से थोड़ा सा इमेजिन करोगे, देखोगे इसे। अब अगली चीज जो है कि आपको ध्यान देना है डायरेक्शन को साइन। डायरेक्शन को साइन मतलब कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम ए एक्स, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम ए वाई, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम ए जेड, ये हमें निकालना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब फिगर से क्लियर है, यहां से इस फिगर से क्लियर है, मान ले रहे हैं कि वेक्टर ए एक्स ए से कितना एंगल फिगर फॉर्म नहीं कर दिख रहा रहा है। अच्छा, ये फिगर इधर नहीं दिख रहा, सॉरी। ये ध्यान दोगे, मान ले रहे हैं कि ए जो है ए एक्स से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फा, और ए वाई ए से जो एंगल फॉर्म कर रहा है यह एंगल बीटा है, और यह जो ए है एजेड से जो एंगल फॉर्म कर रहा है यह एंगल गामा है। इसी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें निकालना। तो यहां से आप देखोगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, पूरे को लेकर के चलेंगे, ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से लिख सकते हो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस का काम करेगा। तो आप लिख सकते हो
cos अल्फा इज इक्वल टू बेस की जगह पे डायरेक्ट हम ax लिख रहे हैं और अपन हाइपोटेनस की जगह पे a। अब इसी तरह से ये ट्राइंगल आप लेकर के चलोगे तो इसमें आप देखोगे कि cos बीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहां से आप लिखोगे cos बीटा इज इक्वल टू बेस की जगह पे ay और अपॉन हाइपोटेनस a, एंड cos गामा इज इक्वल टू cos गामा। इसके लिए फिर अब यहाँ पे फिगर एकदम आपको नहीं समझ में आएगा कैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो cos गामा इज इक्वल टू कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा एजेड अपॉन ए, या दिस इम्प्लाइड एस हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू a cos अल्फा, ay इज इक्वल टू a cos बीटा एंड az इज इक्वल टू a cos गामा। ax ay और az की वैल्यू हमें मालूम हो गया। ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसमें हम ax ay और az की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, एंड हियर cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा आर नोन, cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा आर नोन डायरेक्शंस कोसाइन। cos अल्फा cos बीटा और cos गामा को क्या कहते हैं, डायरेक्शंस कोसाइन कहते हैं। ऑन यूजिंग द वैल्यू ऑफ ax ay एंड az इन इक्वेशन नंबर सेकंड, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ऑन यूजिंग दिस in equation number second we have a square is equal to ax square means a square cos square alpha, a square cos square alpha, फिर प्लस ay स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन आपको नहीं दिख रहा, दूसरा इक्वेशन थोड़ा सा हम दिखा दें, थोड़ी सी असुविधा हुई है। ये दूसरा इक्वेशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अभी हमने देखा था ये रिजल्ट, इसी में हम ax ay az की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू पुट करने पर हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ay की वैल्यू है a कॉस बीटा, तो a स्क्वायर बाहर कॉमन ले रहे हैं, ये कॉस स्क्वायर बीटा, फिर प्लस az की वैल्यू a कॉस गामा, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, तीनों में a स्क्वायर कॉमन है, हमने बाहर ले लिया और इस a स्क्वायर से इस a स्क्वायर को कटा दिया, तो दिस इंप्लाइड एस क्या मिला हमें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शंस कोसाइंस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू यूनिटी। एक बार बस रिजल्ट हम बतलाएं, ज्यादा इस टॉपिक में परेशान नहीं होना है कि कैसे डिराइव किया गया, क्या किया गया, बस रिजल्ट आप याद रखोगे। किसी दिए गए वेक्टर को 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, यदि a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप है, तो दिए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड a इज इक्वल टू रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, और ये डायरेक्शंस कोसाइन है। और यहाँ से एक रिजल्ट ये भी हमें मिला कि द सम ऑफ square of directions cosines is always unity, that is the cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, चले ना आगे, अगली पॉइंट पे चले, मिटा दे ये सब सर। हाँ नो सर, रुक जाइए 2 मिनट। सर डायरेक्शन कोसाइन का फिगर दिखाइए एक बार। अच्छा, इधर नोट कर रहे होंगे, नोट कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लोगे। स्क्रीनशॉट ले लें सर। हाँ ले सकते हो। असुविधा हो गया, कई ट्राइंगल आपको दिख नहीं रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, आप जरूर जो है कि अपने से जो है कि रूम पर सोच लोगे, पूरे रूम के फिगर को लेकर के और रिजल्टेंट वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड आप सोचोगे, आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट लेकर के चलेंगे पोजीशन वेक्टर इन स्पेस, मिटा दे रहे हैं।
पोजीशन वेक्टर इन स्पेस, पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। स्पेस में पोजीशन वेक्टर की हम बात करेंगे। हमें जो है कि एक्स वाई जेड एक्सिस दे दिया गया है, एक्स वाई जेड एक्सिस। यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट सपोज एस x1 y1 z1 है, यह पॉइंट P है। यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। तब जो है इसका पोजीशन वेक्टर सपोज एस वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर सपोज एस वेक्टर r2 है। तो अगर हमें वेक्टर r1 लिखना हो तो वेक्टर r1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? वेक्टर r1 इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और अगर हमें वेक्टर r2 दूसरे की पोजीशन अगर हमें निकालना है, दूसरे पॉइंट की अगर पोजीशन निकालना है Q का, तो वेक्टर r2 इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये जो है कि पोजीशन रहा। अगर इस तरीके के कोई भी हमें वेक्टर्स दिए गए हो तो इस वेक्टर्स को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ये बात आप समझोगे। अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर निकालते हो तो डिस्प्लेसमेंट P से Q तक जाने में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, PQ की वैल्यू निकालना है, अगर P से Q तक जाने में डिस्प्लेसमेंट PQ है तो कैसे आप PQ की वैल्यू निकालोगे, ये बात आप समझोगे। सिंस OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। ट्राइंगल लॉ से हम लिख रहे हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। पहले वेक्टर को सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, दूसरे को इसके हेड से ड्रॉ किया, और पहले के टेल से अगर दूसरे के हेड को मिला दे तो यह रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा। मींस OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ वेक्टर, OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ वेक्टर। और अगर हमें PQ निकालना हो तो PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, या दिस इंप्लाई दैट PQ वेक्टर। PQ वेक्टर क्या है? PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डेल्टा R वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू OQ। R2 वेक्टर है, R2 वेक्टर माइनस OP R1 वेक्टर। तो डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब R2 माइनस R1 अगर हमें करना है तो R2 की वैल्यू ये है, R1 की वैल्यू ये है। तो आप क्या करोगे, अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो सेम कोऑर्डिनेट, सेम डायरेक्शंस वाले वैल्यू का सब्ट्रैक्शन आप करोगे। x2 में x1 को घटाओगे, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, फिर प्लस y2 माइनस y1 j कैप, फिर प्लस z2 माइनस z1 k कैप। यही बात समझाने के लिए हमने जो है कि ये बतलाना स्टार्ट किया कि अगर हमें कोई दो वेक्टर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिए गए हों तो दोनों वेक्टर को सम करते समय सेम डायरेक्शंस वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर R1 दिया गया है, R2 दिया गया है, तो दोनों को अगर ऐड करना होता तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हम क्या लिखते? वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 i कैप, y1 प्लस y2 j कैप, z1 प्लस z2 k कैप। अगर R2 में से R1 को माइनस करना है, R2 माइनस R1 लिखना है तो क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। क्या ये बात समझ में आ गया? केवल ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि केवल जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स है, x में x को जोड़ रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, y में y को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, z में z को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। चलें आगे, इसका एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सर OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर, ये क्यों लिखे हैं? मतलब ये भी तो हो सकता है OQ। हाँ बोलो, क्या हो सकता है? मतलब सर क्यों उसके इक्वल लिखे हैं, मतलब दोनों अच्छा, को ये ऐड जो है, करके। ये हमने एक वेक्टर लिया ना, पोजीशन वेक्टर R1, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर R2 हमने लिया है, और P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट यह होगा PQ। अब आप देख रहे हो OPQ एक ट्राइंगल बना,
तो ओपी पहला sir. वेक्टर, इसके हेड से दूसरा वेक्टर और पहले के हेड से दूसरे को मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट होगा। तो R2 वेक्टर मतलब OQ वेक्टर बराबर होगा OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर के सम के। यही ना ट्राइंगल लॉ बतलाता है, Yes, sir. Yes, sir. इसी का हमने यूज किया है। अब एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जब तक हम थोड़ा सा ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे ये टॉपिक कंफ्यूजन में बना रहेगा। चलते हैं, इसे मिटाते हैं। क्वेश्चंस वगैरह कुछ कराएंगे जरूर, इस पे मिटा रहे हैं इसे। तो नीचे वाला छोड़ दीजिए सर। स्क्रीनशॉट ले लो एक ही बार, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, क्योंकि आप लिखोगे उतना वेट करेंगे तो एक तो वैसे ही टाइम बीत जाता है, जल्दी पता नहीं चलता है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और ये कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक इसी के बाद जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला एप्लीकेशन लेकर के चल रहे हैं, वॉकिंग ऑफ ए मैन। वॉकिंग ऑफ ए मैन, जब हम वॉक करते हैं तो उस समय जो है कि हमारा चलना भी जो है कि एक तरीके की रिजोल्यूशन का काम करता है। कैसे, उसमें भी फोर्सेस रिजॉल्व होती है, इस बात को हम समझेंगे। जब पर्सन जो है कि चलता है तो चलते समय ये क्या करता है कि अपने पैर से आगे वाले पोर्शन से नीचे की ओर ग्राउंड को पुश करता है, ग्राउंड को तिरछा पुश करता है। जैसे हम चलते हैं तो पैर के आगे वाले पोर्शन को से तिरछा फोर्स अप्लाई करते हैं, ऐसे जो है कि फोर्स अप्लाई करता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ हम जानते हैं कि जहां भी एक्शन होगा उसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। जस्ट इस फोर्स का रिएक्शन फोर्स इधर काम करने लगता है, और इस रिएक्शन फोर्स आर को, ये फोर्स एफ है, इधर काम करने लगा। अगर हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा हो तो एफ को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट आप बतलाओगे, ये क्या लिखें, इसको क्या लिखें और इसको क्या लिखें, आप बतलाओ थोड़ा सोच के। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एंगल के पास वाला हाँ एफ कॉस थीटा लिखोगे, और इसको आप क्या लिखोगे, एफ साइन थीटा लिखोगे। एफ साइन थीटा। एफ को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। हमारी बॉडी का जो वेट होता है, हमारी बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट काम करेगा। तो अब देखो, ये जो फोर्स एफ है, अगर सीधा फोर्स होता, वर्टिकली अगर हम नीचे की ओर अप्लाई करते, इस तरीके से जो है कि अगर हम फोर्स नीचे अप्लाई करते एकदम, तो ये तो वेट के आगे की तरफ जो है कि हम नहीं मूव कर पाते। अगर ये इंक्लाइंड फोर्स है, तिरछा फोर्स है, तो इसका रिएक्शन भी तिरछा अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। यह एफ दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा वेट mg के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, वेट नीचे की ओर है, एफ साइन थीटा ऊपर की ओर है। तो एफ साइन थीटा हमारे वेट को बैलेंस करता है, जबकि एफ कॉस थीटा आगे मूव करने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स प्रोवाइड करता है। तो हम एफ कॉस थीटा के कारण आगे मूव करते हैं। तो मूव करना भी एक एप्लीकेशन है किसका, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। अगला जो है एक और एप्लीकेशन हम देखेंगे कि जैसे लॉन रोलर जो होता है, जो ठेला होता है, ठेले की अगर आप बात करते हो, या लॉन रोलर को जिससे घास वगैरह काटा जाता है, तो उसको पुल करना आसान है पुश करने के कंपैरिजन में। उसको खींच करके ले जाना आसान है, और अगर उसको पुल करते हैं तो हमें ज्यादा फोर्स लगेगा। इस बात को हम प्रूफ कर सकते हैं कि इस बेस पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन के बेस पर इसे प्रूफ किया जा सकता है। तो टाइमिंग कम दिखा रहा है, इसे रहने दे रहे हैं। अगली टॉपिक जो है कि हम रहने दे रहे हैं,
और कुछ एक दिन हम जो है कि और इसे पढ़ाएंगे। ज़्यादा जो है कि टाइम इसमें लग गया, ज़्यादा हम जो है कि प्रयास भी किए कि अच्छे से समझाएं। इसे आप लोग जो है कि कंप्लीट करोगे बुक से, जरूर जो है कि आप लोग इसे एक बार 2 बार पढ़ोगे, बढ़िया से आप पढ़ोगे। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ न्यूमेरिकल्स जो है कि आप साइड बुक से करोगे, साइड बुक वगैरह से न्यूमेरिकल्स वगैरह को आप करोगे। सर साइड बुक में कौन सी मतलब सही है? जैसे कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हो, प्रदीप, एस.एल. अरोरा, एबीसी की एस.सी. वर्मा सर। कोई भी बुक आप लेकर एस.सी. वर्मा। एस.सी. वर्मा सर। हाँ, एस.सी. वर्मा भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसमें जो है कि आपके सिलेबस के हर टॉपिक नहीं मिले। यस सर, एच.सी. वर्मा में बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। कंपटीशन लेवल कर देते हैं। आप जो कंपटीशन है वो, आईआईटी करना है तो करो। एस.एल. अरोरा जो है कि यूज करोगे, एस.एल. अरोरा को आप यूज करोगे।